हम लोग इसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें हम लोग इस समय राज्य की कार्यपालिका यानी संविधान का जो भाग 6 है यानी पार्ट 6 है, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने इससे पहले हमने लेक्चर देखा था किससे, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी योग्यताएं हैं, पद की शर्तें हैं, सेवा क्या उसकी है, शपथ कैसे होता है, सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं उसकी शक्तियों पर चर्चा हो चुकी है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्यपाल की शक्तियों में कौन शक्ति, स्वविवेकीय शक्ति, जिस पर हम लोगों ने मेंस का एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा है। यानी राज्यपाल की शक्तियों पर हम लोगों ने किसी मुख्य परीक्षा हेतु जो प्रश्न बन सकते हैं वहाँ देखा गया, और साथ ही स्वविवेकीय शक्तियों पर एक क्वेश्चन बना के नोट्स बना लिया गया। अब हम बात करेंगे आज किसकी, राज्य मंत्रिपरिषद की, क्योंकि जब हम राज्यपाल को पढ़ते हैं तो हमें राज्य मंत्रिपरिषद उसी के साथ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो आर्टिकल है, आर्टिकल 163 सब क्लास 1 की बात करिएगा। अगर ये कहा जाए कि एक अनुच्छेद है 154 है, कौन सा है, 154 है क्या, जिसमें कहा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, यानी राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति कहाँ होगी। जब ये सवाल आप इसको ढूंढते हैं ना, तो आप समझ पाएंगे इस बात को कि राज्य की मंत्रिपरिषद पढ़ना उसके साथ में क्यों आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब आप आर्टिकल 154 को देखते हैं, है ना, आर्टिकल 154, जिसमें बात कही जाती है, क्या कही जाती है कि राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति किसमें निहित है, राज्यपाल में निहित है। तो जब राज्यपाल में निहित है कार्यपालिकीय शक्ति, तो उन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल कैसे करेगा। जो राज्यपाल में राज्य कार्यपालिकीय शक्ति निहित हैं, उन शक्तियों के प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो उनका प्रयोग वह किसके माध्यम से कर सकता है, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का सीधा मतलब है कि राज्य की मंत्रिपरिषद, यानी कि राज्यपाल कहाँ होता है, राज्य में होता है। तो राज्य की मंत्रिपरिषद के माध्यम से अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा, वो स्वयं भी कर सकता है। तो हमें अब अध्ययन किसे करना है, राज्य की मंत्रिपरिषद का, क्योंकि राज्यपाल के संबंध में जो भी उपबंध भारतीय संविधान में किए गए हैं उस पर एक बहुत बेहतरीन क्लास हो चुकी है ना। उसे एक बार दो बार देखिए और आत्मसात करिए। कभी भी राज्यपाल से संबंधित कोई सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे गलत नहीं होगा। दूसरी बात है कि अब राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, ये वास्तव में राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रावधान कहाँ है, यानी इसका उपबंध संविधान में कहाँ है। तो इसका उपबंध आर्टिकल 163 में है। किसका, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 163 में है। उसमें ये कहा जाता है, क्या 163 की बात किया जाए सीधा क्योंकि ये भी आपको बता दें कि आर्टिकल 163 में 2 सब क्लाज हैं, है ना, एक क्लाज 1 और 2, हम दोनों की बात अभी करने वाले हैं। पहले समझना है कि एक कॉमन सी बात कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है उनमें जो मंत्री होते हैं, क्योंकि बात किसी की जाएगी, ये क्यों राज्य की मंत्रिपरिषद बनती है, इसकी अगर बात करें तो इसमें पहली टॉपिक क्या आती है कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। ये बात कहाँ कही गई है, आर्टिकल 163 क्लास 1 में कहा गया है कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद हो क्यों है, वो इसलिए है कि वह राज्यपाल की सहायता करेगी। और ये बात कहाँ कही गई है, आर्टिकल 163 क्लास 1 में। दूसरी बात ये भी कि ये कहा गया कि राज्यपाल में ही राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति निहित है, ये तो 154 में है। लेकिन ये जब कहा जाता है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों यानी कि मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा, तो मंत्रिपरिषद सहायता करेगी, ये प्रावधान कहाँ है, राज्यपाल 163 क्लास 1 में है ना, क्लास 1 में बात कही गई है। अब ये भी बात है कि एक सामान्य सी अगर बात हम लोग करते हैं किसकी, राज्य की मंत्रिपरिषद की, तो एक व्यवहारिक भाषा सामग्री से हम देखते हैं तो निकल के आता है कि जो मंत्री होते हैं, पहले तो एक बात होती है कि इसके पहले चर्चा हो चुकी, लेकिन शार्ट हम लोग देखते हैं। मंत्री वास्तव में 3 टाइप के होते हैं, एक होता है कैबिनेट मंत्री, और दूसरा क्या होता है, राज्य मंत्री, और एक होता है क्या, राज्य
नहीं, इसी में आप लाएंगे किसे, इसी में क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है। इसी में क्या होता है, राजमंत्री में ये क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है। और तीसरा क्या, उपमंत्री होता है। तो जो उपमंत्री का प्रावधान था वो उपमंत्री नहीं बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ मंत्री वास्तव में कितने टाइप के होते हैं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ये वर्तमान में, दूसरा राज्य मंत्री होता है, तो एक क्या होता है, एक तीसरा बनता है क्या, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनता है। कैबिनेट का सीधा मतलब हो जाता है कि जिस विभाग का वह मंत्री है वह विभाग का संपूर्ण मालिक वही है ना। उस विभाग में जो कुछ होगा, जो पॉलिसी बनेगी, सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, उस विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर की रहेगी। अब विभाग में मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर है, तो अगर मान लीजिए कौन आ गया, उसी विभाग में राज्य मंत्री कोई हो, तो अगर वह सिर्फ राज्य मंत्री है तो यानी कि वह किसके अधीन काम करेगा, वो काम करेगा कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन ही काम करेगा। जैसे कि वन मंत्रालय हो, यानी वन मंत्री कोई हो, पर्यावरण एवं वन मंत्री राज्य का कोई हो, राज्य की मंत्रिपरिषद में पर्यावरण एवं वन मंत्री हो राज्य का, तो उसके साथ यही तो है कि वह अगर मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर फलाने बाबू हैं, मैंने कि दया मान लो किसी को किसी नाम से दे दीजिए, और मान लीजिए स्वतंत्र राज्य मंत्री कौन है, वन का, ये बन रहे हैं कौन, किसका नाम लिख दे भाई, किसी नाम, चलो हाँ बलराज रख दो। हाँ, मान लो कि दया कैबिनेट मिनिस्टर है किसके, पर्यावरण वन मंत्रालय, और उसी में राज्य मंत्री कौन, बलराज है। तो बलराज किसके अधीन है बेटा, बलराज दया के अधीन काम करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए, तीसरी बात क्या, अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है किसे, भूषण को, भूषण पांडे, यानी बनराकस, इनको आप जानते होंगे, पंचायत वाले, हाँ, बनराकस को वन विभाग मिल गया तो कौन बुराई है। तो भूषण को जो है बना दिया गया स्वतंत्र राज्य मंत्री। तो ये जो बनराकस यानी जो भूषण है, ये दया के अधीन नहीं, क्योंकि स्वतंत्र प्रभार है, तो विभाग में क्या स्वतंत्र प्रभार इनके पास है। तो अगर ये कहानी समझ गए तो आपसे अब ये समझेंगे कि जो मंत्रिपरिषद होती है, चाहे केंद्र की हो और चाहे राज्य की हो, इतने टाइप की होती है, और ये बातें पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो दया, बलराज और बनराकस यानी भूषण की बात करोगे, पंचायत वाले भूषण ना, उनको देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि शायद उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। अब ये तो बातें हो गई कि मंत्री कितने टाइप के बनते हैं। दूसरी बात होती है कि जो मंत्री होते हैं ना, चाहे जो मंत्री हो, यानी हमारी जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है ना, ये जब गठित होती है, मैंने कहा पहले मैं आपको कॉमन बातें बता देता हूँ इसका, ये गठित होगी तो इसका आकार मात्र 15% होगा। कितना होगा, 15%। किसका 15%, विधानसभा का। विधानसभा के जो संपूर्ण सदस्य हैं उसके 15% लोग ही क्या बन सकते हैं, मंत्रिपरिषद बने में आएंगे। यानी यह 91वां संविधान संशोधन है। कब का है, 2003 का है। चलो बेटा ठीक है, 2003 में 91वां संविधान संशोधन आया। उसके द्वारा कह दिया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद हो चाहे संघ की मंत्रिपरिषद हो, उनकी संख्या संपूर्ण सदन का क्या होगा, 15%। यानी विधानमंडल, विधानसभा का, विधानमंडल नहीं कहूँ, विधानसभा का, विधानसभा के 15% ही लोग होंगे। अब एक बात होता है कि जो मंत्री लोग होते हैं ना, ये जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसकी इच्छा पर निर्भर है। तो आपको हम बता दें, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। कौन लोग होते हैं, हाँ, जो मंत्री होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। कैसे, क्योंकि राज्यपाल ही मंत्रियों को क्या करता है बेटा, नियुक्त करता है, वही नियुक्त करता है। लेकिन राज्यपाल जब किसी मंत्री को नियुक्त करता है ना, तो नियुक्ति के लिए सलाह मुख्यमंत्री देता है। कौन देता है, मुख्यमंत्री।
यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर, यानी सीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती राज्यपाल के द्वारा, और सभी मंत्री क्या होते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ये बात आप समझ, क्योंकि राज्यपाल जब चाहे तो उन्हें हटा सकता है। व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो मुख्यमंत्री ही जब चाहता है तो सलाह दे करके उन्हें उनके पद से, राज्यपाल से हटवा देता है। ये समझ गए आप। तो मंत्रिपरिषद ये बातें, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा कि हम इसमें जो देखने वाले हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। दूसरी बात क्या, मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या मंत्रियों की भी कोई अर्हता है, योग्यता है, मंत्रियों को शपथ कैसे दिलाया जाएगा, मंत्रियों के दायित्व क्या होंगे, मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा होगा, या मंत्री का वर्गीकरण करना होगा। मैंने कुछ व्यवहारिक बातें आपको ही बता दिया है कि कैसे कैसे मंत्री आते हैं, क्योंकि ये समझना भी चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ है, आर्टिकल 162 में है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ है, अनुच्छेद 162 में है। तो ये समझिएगा राज्य की जो कार्यपालिका होती है वह किन विषयों के लिए होती है, यानी राज्य की जो कार्यपालिका होती है, यानी आप क्या कहेंगे, मैं राज्यपाल लिखा हूँ, तो चलिए, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति का विस्तार कहाँ है, 162 में है, आर्टिकल 162 में है। और उसमें बात कही जाती है क्या जानते हैं, इसमें यह कहा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका या राज्य की जो हमारी विधायिका है वास्तव में या उन्हीं विषयों तक सीमित रहेगी जितनी जो विषय कहाँ है, राज्य सूची में है। यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सूची में दिए गए विषयों पर होगा, बस संघ सूची में नहीं होगा, राज्य सूची के विषयों पे। और राज्य सूची आप जानते होंगे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उन 12 में से जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। उसमें से राज्य सूची की बात की जाती है ना, किसकी बात की जाती है, राज्य सूची। यानी जो राज्य की कार्यपालिका है, यानी जो मंत्रिपरिषद हमारी है, क्योंकि ये समझिएगा विधायिका तो विधि बना सकती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन, उसे लागू करने का काम कौन करता है, उसका काम है कार्यपालिका का, ठीक है। कार्यपालिका उसे इम्प्लीमेंटेशन में लाती है, तो कार्यपालिका इम्प्लीमेंटेशन में ला रही है, तो वास्तव में जो कार्यपालिका की शक्ति है उसका विस्तार उन्हीं विषयों तक होगा जो राज्य सूची में है, और राज्य की विधायिका उन्हीं विषयों पे कानून बनाती है, समझ रहे हैं, जो राज्य सूची में वर्णित हैं, और किसी विषय पे कानून नहीं बना सकती है। रेल जो भारतीय रेल है, तो रेल किसका विषय है, संघ सूची का, राज्य सूची का विषय नहीं है। तो राज्य की सूची में रेल नहीं है, तो रेल के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य की विधायिका को नहीं है, और ना ही राज्य कार्यपालिका का उस पर उसकी शक्ति कोई विस्तार होगा, क्योंकि उसका विषय वो नहीं है, ठीक है। तो अब एक बात ये समझना है आपको कि जो राज्य मंत्रिपरिषद है उसके गठन की हम बात करने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले किसे हैं, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। और ये बात कहाँ कही गई है, आर्टिकल 163 क्लाज 1 में एक बात कहा गया कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह, किसे, जो हमारा गवर्नर नहीं है, यानी जो राज्यपाल है उसकी क्या सहायता और क्या सलाह, ये बात ध्यान रखिएगा। सहायता देना, सलाह देना कार्यपालिकीय कार्य में, ये काम किसका है, ये काम है राज्य की मंत्रिपरिषद का। आप समझ जाइए, मैं साइड लिख दे रहा हूँ, राज्य की मंत्रिपरिषद का ही काम है। और जिसका प्रमुख कौन होता है, इस राज्य की जिसका प्रमुख कौन है, जिसका मुख्य कहें या प्रमुख कहा जाए तो सीएम होता है, ये बात आप समझिएगा। यानी कि आर्टिकल 163 क्लाज 1 ये कहता है कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए राज्य मंत्रिपरिषद है, और जिसका प्रमुख कौन है, उस राज्य का मुख्यमंत्री है। और ये भी समझिएगा कि जो राज्य मंत्रिपरिषद है वह सलाह देती है, ये बातें सही हैं,
लेकिन कौन सी ऐसी बातें जहाँ सलाह नहीं देगा, यानी कि सहायता एवं सलाह कर देगा, लेकिन जो राज्यपाल की क्या, जो विवेकीय शक्तियां हैं किसकी, राज्यपाल की, उन मामलों में उसकी सलाह नहीं होनी है, न सलाह देने की जरूरत है, क्योंकि यह राज्यपाल की विवेकीय शक्ति जो है, विवेकाधिकार जो है, उसमें वह स्वयं ही निर्णय करता है, उसमें मंत्रिपरिषद की कोई जरूरत नहीं है। यानी राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए किसी मंत्री का भ्रष्टाचार में, मान लो कि मंत्री लिप्त है और उसे दंड संहिता के अंतर्गत क्या करना होता है, अभियोजित किया जाना आवश्यक है, दंड दिया जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति तो विवेकाधिकार है ना, तो सलाह किससे नहीं लेगा, मंत्रिपरिषद सलाह नहीं लेगा। अगर मान लो कि सपोज करो कि बनराकस क्या हो जाए उनके साथ, बनराकस वन मंत्री यानी भूषण को आप जान ही रहे हैं, वो क्या हो जाए, वो क्या है, वो पर्यावरण वन मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, कहाँ के, यूपी में आपके पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। अब मामला ये फंस रहा है बनराकस के साथ कि वो इतना ज्यादा पेड़ कटवा लिए हैं, यानी क्या हो गए हैं, वो भ्रष्टाचारी हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भ्रष्टाचारी है और इस बात की बात होती है कि भाई देखिए यह मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसकी जानकारी राज्यपाल को मिलेगा, अब उसे जो है दंड संहिता के अधीन दंड दिए जाने का की बात की जाएगी, उसे अभियोजित किया जाएगा, न्यायालय के समक्ष ले जाना होगा, चूंकि अगर आएगी छापा मारेगा, रेशम डिपार्टमेंट आएगा, तो भ्रष्टाचार निवारण जो आयोग बने हैं या विजिलेंस आ रहा है उसके लिए, या मान लीजिए ईडी छापा मार दिया कि इतना पैसा कहाँ से लाए, पेड़ बेच करके पूरा वन खंगाल दिया तुमने, तो मान ली छापा मारेगी, तो उसके लिए राज्यपाल किससे सलाह नहीं लेगा, मंत्रिपरिषद सलाह नहीं लेगा। अगर मान लो सलाह लिया गया किससे, मंत्रिपरिषद से, तो हो सकता है भूषण को बचाने के लिए दया आ जाए सामने, तब क्या होगा, कैबिनेट मिनिस्टर और भी मंत्री आ जाएं, बहुत सारे मंत्री क्या करें, इसको बचाने के लिए सलाह दे दें, तो फिर न्याय नहीं हो पाएगा। इसीलिए विवेकाधीन जो शक्तियां हैं राज्यपाल की, उसमें कार्यपालिका राज्य की मंत्रिपरिषद कोई सलाह नहीं दे सकती है, बाकी देगी। तो एक बात क्या उठा कि अनुच्छेद 163 क्लास 1 के तहत गवर्नर को सहायता एवं सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है और वह सलाह देती है सिवाय विवेकाधीन शक्तियों के। खत्म, हम कम भाषा में बोल दिए हैं, इतना ही लेक्चर देख के लिख लीजिए जो भी बोले हैं जस्ट। तो ये बातें हो गई कहाँ, यह बातें किसकी थी, आर्टिकल 163 क्लास 2 की थी। अब हम बात करने वाले किसकी हैं, आर्टिकल 163 सब क्लास 2 की बात करेंगे। अब क्लास 2 में क्या कहा गया है ना, इसमें कहा जाता है कि राज्यपाल इस बात का निर्णय विवेक से करता है। किस बात का निर्णय, जो गवर्नर है ना, वो अपने विवेक से निर्णय करेगा। ऐसा कब होगा, निर्णय करेगा मतलब किस मामले में, कि कौन सी सलाह मंत्रिपरिषद से लेना है, निर्णय को राज्यपाल करे कौन सी सलाह मंत्रिपरिषद से लेगा, लेना है या लेगा, जो भी आप लिख दीजिएगा, कोई इसमें ऐसा नहीं है, कौन सलाह लेगा वो, और कौन सा कार्य वह स्वाविवेक से करेगा, ये भी बात है, इसी में कहा गया है। और गवर्नर को ये भी मामला है क्या, कि कौन सा कार्य स्वाविवेक करेगा। और ये भी आप समझिएगा कि अगर उसने स्वाविवेक से कोई कार्य किया है और कोई निर्णय ले लिया है, यानी अगर उसने स्वाविवेक से क्या किया, कोई निर्णय ले लिया राज्यपाल ने, तो समझिएगा वह निर्णय अब अंतिम है। क्या है, ऐसा निर्णय बेटा अंतिम माना जाता है। अब अंतिम है तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ऐसे निर्णय के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा, बस चुनौती नहीं, इतनी बात है। अब आप समझ गए किसे, आर्टिकल
163 क्लास 1 एंड क्लास 2। आप, मुझे लगता है मेरी बातें वहाँ मंत्रिपरिषद सलाह एवं सहायता देगा विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर। जो राज्यपाल है उसमें सलाह नहीं देगा, विवेकाधीन शक्तियाँ जो राज्यपाल की हैं। 163 में कहा जाता है कि ये बात गवर्नर अपने विवेक से निर्णय करता है, किस बात को, कि कौन सी सलाह मंत्रिपरिषद से लेगा या नहीं लेगा, और कौन सा कार्य करने के लिए सलाह लेगा या कौन सा कार्य स्वविवेक से करेगा, ऐसा निर्णय वो लेता है। और स्वविवेक से अगर कोई निर्णय लेता है तो वह निर्णय अंतिम माना जाता है। और ये भी समझिएगा, उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 163 क्लास 3 की अगर बात किया जाए तो इसमें एक सीधी सी बात कही जाती है कि जो राज्य मंत्रिपरिषद है ना, राज्य मंत्रिपरिषद जो कि किसे सलाह देती है, राज्यपाल को। तो राज्य की मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दिया है, किसे, हमारे गवर्नर को, राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दिया है, इसकी जांच किसी भी न्यायालय द्वारा किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यानी सलाह की जांच नहीं होगी, यानी जांच नहीं हो सकती। कहाँ है, आर्टिकल 163 क्लास 3 में है। यानी अगर आप इन तीनों को अच्छे से समझ जाइए, आर्टिकल 163 को, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो आप ये बात को समझ जाएंगे कि मंत्रिपरिषद की वास्तव में क्या भूमिका है, कहाँ, राज्यपाल के साथ, यानी कि राज्य की कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका वास्तव में अगर देखा जाए। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल अधिकतम कार्य राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है और जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो शक्तियां जिसके पास है वो सीएम के पास है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद से सारे कार्य संपन्न होते हैं और उस मंत्रिपरिषद का सुप्रीम कौन है, सीएम है। तो यानी जाहिर सी बात है कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां वास्तविक रूप में कहाँ निहित होती है, सीएम में होती हैं, और सामान्यता होती हैं राज्यपाल में। ये बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी। तो एक ये सारी बातें कहाँ हैं, मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 164 में प्रोविजन किया गया है। 164 इस बात को बंद करता है कि, है ना, मंत्रियों और मुख्यमंत्री सबकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो आप जब देखते हैं कि 164 का जो क्लास 1 है, क्लास 1 में अगर आप देखें तो कहा जाता है क्या कि मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या होता है, जो सीएम होता है ना, सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या की जाएगी, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। यानी किसकी सलाह चाहिए, सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर महोदय करते हैं, यानी उस स्टेट का गवर्नर करता है। मंत्रियों की अगर बात मैं करूं तो सभी मंत्री जो अन्य मंत्री हैं ना, ये सबके सब क्या हैं, इसी गवर्नर के प्रसाद पर्यंत हैं। ये भी बात कहाँ की गई है, ये भी बात की गई है कहाँ, आर्टिकल 164 क्लास 1, ठीक है। अब मुख्यमंत्री की हम बात करें तो मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा। मतलब 164 में बात है, कहीं ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और ये सभी लोग क्या हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। लेकिन एक बात है कि एक परंतु जोड़ा गया, कहाँ, आर्टिकल 164 क्लास 1 में एक परंतु है, एक परंतु जोड़ा गया। उसमें ये कहा दिया गया था, क्या कहा गया कि छत्तीसगढ़, कहाँ, छत्तीसगढ़ और किसे, जो आपका झारखंड स्टेट है, या आपका एमपी है, कौन, एमपी है, और उसके बाद कौन है, उड़ीसा है, जो उड़ीसा राज्य है। इनमें अगर देखा जाए तो राज्यों में एक जनजाति कल्याण मंत्री होता है। क्या होता है, इन तीनों राज्यों में क्या होता है, चारों राज्यों में
क्या जनजाति कल्याण मंत्री होता है। और जनजाति कल्याण मंत्री होगा या जैसे अनुसूचित और अनुसूचित जातियां जो होती हैं, जो पिछड़े वर्ग के होते हैं, जो जनजाति कल्याण मंत्री अगर देखा जाए तो यह अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है, एससी, और आप यहाँ एसटी भी रख सकते हैं भाई। और यहाँ बात किया जाता है पिछड़े वर्गों की, हाँ, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है या उनके संबंध में अन्य कार्य भी कर सकता है। छत्तीसगढ़ झारखंड के स्थान पर 2006 के पहले, यानी जहां आप देख रहे हैं क्या, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन यहाँ पे जो परंतुक है 2006 के पहले ना, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जगह एमपी होता था, ध्यान रखिएगा आप, और झारखंड की जगह लिखा हुआ रहता था क्या, बिहार। लेकिन 2006 के बाद से है ना, बिहार के स्थान पर आप जानते हैं जो 2006 का संशोधन है ना, वो 94वां संविधान संशोधन है, यानी क्या है, 94th अमेंडमेंट है 2006 में जो हुआ था। 94वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया है कि बिहार के स्थान पर झारखंड आ गया है, और छत्तीसगढ़ आप जान ही रहे हैं, हमने कहा कि एमपी से अलग हुआ था तो वो भी आ गया है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अब कौन कौन से हैं। अब छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा यही रह गए हैं, ठीक। अब एक बात ये भी है कि जो मद्रास का हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है, उसने कहा था क्या कि मंत्रिपरिषद के निर्माण में मुख्यमंत्री ही क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है। अगर ये सवाल उठे कि मंत्रिपरिषद के निर्माण में सीएम ही सर्वे सर्वा है, तो सही है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट दिया था कि मुख्यमंत्री क्या होता है मंत्रिपरिषद के निर्माण में, सर्वे सर्वा है, और यह उसका विशेषाधिकार है और विवेकाधिकार भी है कि वह किसे मंत्री बनाएगा और किसे नहीं बनाएगा। समझे बात, राज्यपाल नहीं। मान लीजिए कि सोच रहे थे, ओपी राजभर का नाम सुने होंगे आप, ओपी राजभर जी बड़ा प्रयास कर रहे थे कि हम मंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, लेकिन जब तक सीएम यानी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब तक नहीं चाहे हैं तब तक वो मंत्री नहीं बन पाए हैं। यानी मंत्री आप वास्तव में बनेंगे किसके विवेकाधिकार, सीएम, यानी कौन मंत्री बनेगा राज्य मंत्रिपरिषद में आएगा, इसका निर्णय वास्तव सीएम करता है, राज्यपाल तो मात्र नियुक्त करता है। ये बातें कहाँ कही गई हैं, मद्रास हाई कोर्ट ने किसी केस में बातें कही थी। आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, मंत्री किसे हम नियुक्त करेंगे, यानी मंत्रियों की अर्हता क्या होती है, अर्हता पे चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 164 क्लास यानी कि खंड कहाँ 4 में, यानी आर्टिकल 164 क्लास 4 में क्या है, मंत्रियों की अर्हता है। अर्हता मतलब क्या, योग्यता, कौन होगा जो मंत्री बन सकता है। पहले तो ये बात होनी चाहिए कि विधानमंडल का सदस्य बनने की उसमें योग्यता हो। अगर सीधी बात क्या होगी भाई, उसमें अगर क्या जो विधानमंडल है ना उसका सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अब एक खास बात होती है कि विधानमंडल में समझिएगा क्या होता है कि जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है वहां विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता की बात की जाती है, और जिन राज्यों में विधानमंडल बना हुआ किससे, द्विसदनीय है, यानी विधान परिषद भी है ना। तो चूंकि विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता अलग है और विधान परिषद की योग्यता अलग है, क्योंकि विधानसभा में अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसकी एज 25 ही है, और विधान परिषद में अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसकी वहाँ 30 साल है, और यहाँ कितना बेटा 25 ईयर्स है। तो सीधा ये कहा जा सकता है क्या कि मतलब जहाँ जैसा हो, चूंकि भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो यानी कि अगर किसी को राज्य मंत्री बनाया जाए तो किसे बनाया जाएगा, जो विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, चाहे विधान परिषद चाहे विधानसभा।
ये उसके पास योग्यता होनी चाहिए, उसका सदस्य उसे होना चाहिए। लेकिन 164(4) ये बात कहता है कि मान लेते हैं कि वह किसी भी सदन का सदस्य है ही नहीं, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो जानते क्या होगा, वह 6 माह तक मंत्री के पद पर रह सकता है। उसे 6 माह के अंदर क्या करना होगा, किसी भी सदन का सदस्य जो है ना, चुना जाना आवश्यक है। क्या सदस्य चुना जाना उसे आवश्यक हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ये इन्हीं के लिए सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ मंत्री के लिए नहीं है, ये मुख्यमंत्री के साथ भी मामला है। मान लीजिए जिसे सीएम नियुक्त किया जा रहा है, अगर वह दोनों सदनों का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को सीएम नहीं बनाया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री के पद में नियुक्त नहीं किया जाएगा। उसकी भी कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है और वह सदस्य नहीं है, यानी दोनों सदनों का में से किसी का मेंबर नहीं है, तो 6 माह के अंदर उसे सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक हो जाती है। 6 माह से अधिक वो अपने पद पर नहीं रहेगा। ये बात कहाँ कही गई है, आर्टिकल 164 और क्लास 4 में कही गई है। ऐसे व्यक्ति को 6 माह के बाद मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, बने रहने के लिए अधिकार नहीं होगा, अगर वो 6 माह के अंदर क्या नहीं बन जाता है, सदस्य नहीं बन जाता है। तो सेम वही बात है, कहाँ, जैसे संघ में है कि अगर मान लो प्रधानमंत्री या संघ का मंत्री, सेम वही है, कोई अंतर नहीं आया, लेकिन सिर्फ बदला हुआ है। दूसरी बात क्या कि जो मंत्री होते हैं, जब आप किसे देखते हैं, 164(3) की बात करेंगे, मैं 4 पहुंच गया था ना। एक आर्टिकल क्या है, 164 क्लास 3, इसमें यह कहा जाता है कि मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, यानी सीएम प्लस जो अन्य मंत्री होते हैं ना, उनके अगर हम शपथ की बात करते हैं, तो आज तो उनके शपथ कैसे दिलवाया जाता है, कौन दिलाता है, उन्हें शपथ दिलवाता है राज्यपाल। और शपथ का प्रारूप कहाँ मिलेगा, अनुसूची 3 में। ये बात ध्यान रखिए, बस इतनी बात है, इतनी बातें यहाँ रखी गई हैं। कहाँ, आर्टिकल 164 में। बहुत व्यवहारिक बातें हैं और बहुत ही व्यवहारिक भाषा में आपको बता रहा हूँ, ये आप समझिएगा कि आसानी से आप राज्य की मंत्रिपरिषद को समझ सकते हैं। और ये भी आप समझिएगा, इसमें से कोई भी सवाल बाहर नहीं जा सकता, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बशर्ते आपको समझना होगा। और ख़ास बात, कुछ बातें ऐसी भी रहती हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो इसके पहले के लेक्चर जो वीडियो बनाए गए हैं, उनमें कुछ बातें हो जाती हैं, तो आप अगर सभी लेक्चर्स को देखते हैं तो मुझे लगता है कि आसानी से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप समझ सकते हैं और संविधान आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। क्योंकि आप जानते, चाहे बीपीएससी दीजिए, चाहे यूपीपीसीएल दीजिए, चाहे आरयूपी का दीजिए, चाहे उत्तराखंड एमपी कहीं भी जाइए, यूपीएससी जाइए, संविधान की बड़ी भूमिका है। और आसानी से समझ में आ जाए, बस जिससे आप उसे शब्दों पिरो सकें, तो आसान हो जाता है। अब यहाँ जो हम बात करने वाले किसकी हैं, यहाँ 2 बातें बच रही हैं। क्या, मंत्रियों का दायित्व और मंत्रिपरिषद का आकार। तो देखिए, अब मंत्रियों का वर्गीकरण मैंने शुरू में ही बता दिया है, ये चर्चा मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया कि जो मंत्रियों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, क्या होंगे, राज्य मंत्री होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे। जो राज्य मंत्री खाली होता है वो अधीनस्थ होता है किसके, कैबिनेट के अधीनस्थ होता है। तो यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, उप मंत्री होता है। आज के उप मंत्री जैसी बीमारी नहीं है, वो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है। अब आकार की बात, हाँ और क्या, जब आकार की बात आप करोगे तो मैंने इसके बारे में भी आपको पहले बता दिया है कि संपूर्ण विधानमंडल का कितना होता है, 15% होगा, जैसा कि 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बता दिया गया, इस पर चर्चा की जा चुकी है। अब इसमें एक टॉपिक ही बच ही, कौन सी, कि जो मंत्रियों का क्या दायित्व होगा। तो आपको हम बता दें, जो मंत्री होते हैं उनके दायित्व बस कम शब्दों में आप समझ सकते हैं।
यानी क्या, मंत्रियों के दायित्व। देखिए, दायित्व दो प्रकार का होता है, किसी का सामूहिक दायित्व होता है और कोई व्यक्तिगत होता है, बस दो ही होता है। आप दायित्वाधीन किसके हैं, खुद आप अगर कल्पना करिए तो आप सामूहिक रूप से भी उत्तरदायित्व हैं और व्यक्तिगत रूप से भी। व्यक्तिगत खुद के लिए, किसी एक के लिए। व्यक्तिगत तौर पे एक स्त्री, मतलब एक पत्नी, स्त्री नहीं कहूँगा, स्त्री गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत तौर पे एक पत्नी उत्तरदायी है पति के प्रति, नहीं समझे, और पति उसका व्यक्तिगत उत्तरदायी किसके प्रति है, पत्नी के प्रति। लेकिन वही पत्नी सामूहिक रूप से पूरे परिवार के प्रति, सास ससुर ननद जितना है, जेठानी देवरानी, सबके प्रति उत्तरदायी होती है। सेम कंडीशन किसकी है यहाँ, मंत्रियों की भी है। तो जब आप सामूहिक की बात करेंगे, कुछ बातें बहुत व्यवहारिक अगर आप समझिए तो अच्छा होता है। सामूहिक और क्या, व्यक्तिगत। तो सामूहिक का सीधा मतलब कि विधानसभा के प्रति, बस इतना। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रियों किसके प्रति है, राज्य की जो विधानसभा है उसके प्रति, विधानसभा के प्रति। हम इस पे बहुत चर्चा करेंगे, घबराइए नहीं आप। इस कि कैसे उत्तरदायित्व होता है, जब हम पढ़ेंगे किसे, राज्य विधानमंडल का अध्ययन करेंगे, तो यहाँ हम बहुत ही डीप मोड पे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेंस का सवाल बनता है। व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद वास्तव में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। आपको और कोई टेंशन नहीं लेना है, इतनी सी बातें इसमें हैं। मैंने आपको एक चीज बता दिया, क्या, ये उत्तरदायित्व के बारे में, और इसके बारे में चर्चा हम जब लोग देखें किसी राज्य विधानमंडल को, तब वहाँ बहुत विस्तृत हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है, इनमें क्या अंतर है, और संघ और राज्य, संघ के सदन में यानी संसद और राज्य के विधानमंडल में जो उत्तरदायित्व का मामला है, दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए हम मेंस के सवाल को हिट करेंगे। चाहे बीपीएससी का मेंस लिखिए, चाहे आप बीपीएससी का लिखिए, चाहे यूपीपीएससी का लिखिए, कहीं भी आप जाइए, अगर जीएस का मेंस आपका GS2 आपको लिखना है संविधान में, तो इतना बता दें, ऐसे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जिसकी आप शायद उम्मीद ना किए हों। एक बात हम बता क्या कि मंत्रिपरिषद का आकार की बात की गई, तो जब मंत्रिपरिषद के आकार की बात की गई तो हमने कहा था कि 15%, ये 15% समझिएगा, इसमें सीएम है, ध्यान रखिएगा, सीएम प्लस अन्य मंत्री, यानी सीएम सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% मुख्यमंत्री सहित मंत्री होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन मान लो कि कहीं पर अपवाद भी है, जैसे कि आप दिल्ली में 10% लोग मंत्री बनाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में भी ज़्यादा नहीं बनाए जाएंगे मंत्री, वहाँ भी 10% बनाए जाएंगे, क्योंकि सीटें जहाँ कम है, क्योंकि ऐसी स्थिति में 10% होता है। लेकिन कम से कम किसी भी विधानमंडल में 12 सदस्य तो रहेंगे भाई, ये बात समझिएगा। कम से कम कहा जाता है जहाँ कम 10% होते हैं अपवाद स्वरूप में, लेकिन फिर भी 12 मंत्री से कम मंत्री किसी राज्य में नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर इतनी बातें आप समझ गए होंगे तो राज्य की मंत्रिपरिषद का समापन हो जाता है। और ये भी जानिएगा कि दल बदल के आधार पर किसी भी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, भले ही वो मंत्री हो, उससे मतलब नहीं है ना। अगर किसी को दल बदल के आधार पर, समझिएगा मेरी बात, दल बदल अधिनियम वो संशोधन किया गया कि अनुसूची आई थी, 10वीं अनुसूची आई है ना, 52वां संविधान संशोधन 1985 में आई है। तो दल बदल, मान लो सपोज करो, मान लो भूषण जो रहे, भूषण के जान है ना, भूषण का मतलब हुई बनराकस। बनराकस क्या है, वन मंत्री हैं। अब वन मंत्री हैं, इनको लालच दे दिया किसने, किसी जो कि वन मंत्री हैं, विपक्ष ने क्या किया, इन्हें लालच दिया कि आ जाओ हमारे पार्टी का 200 करोड़ दे देंगे हम। और भूषण तंबाकू खैनी खाते हुए, और क्या किया उन्होंने, कहा ठीक है हम पार्टी बदल देते हैं। अब पहले वो थे सत्ताधारी दल में यानी बीजेपी में, और जो विपक्ष में है आप समझ सकते हैं कौन सी पार्टी है, अपने ही स्टेट में देखिए एसपी है, निसपा है, उसमें वो चले गए। तो चूंकि जो बनराकस यानी भूषण हैं, ये मंत्री तो हैं ही,
लेकिन मंत्री होने से पहले जो भूषण हैं ये सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? विधानसभा के सदस्य हैं। तो जब दल बदल के आधार पर आयोग घोषित किए जाएंगे, कौन? भूषण महोदय, तो ये समझिएगा कि उनका दोनों पद जाएगा, मंत्री का ही पद जाएगा और सदस्यता भी, दोनों जाएगी। ना सोचिए खाली वो उनकी मंत्री से हटा दिया, ना, दोनों जाएगा। जब आप सदस्य ही नहीं रह गए तो किस बात के मंत्री बनोगे बेटा? तो भूषण फिर कहेंगे देख रहा विनोद, धोखा हो गया मेरे साथ, फिर ये बात हो सकती है उनके साथ, समझ जाइएगा। फिर डायलॉग बाजी ही रहेगी, बाकी कुछ रहेगा नहीं। तो इस तरह राज्य की मंत्रिपरिषद हमने देखा है। राज्य की मंत्रिपरिषद में एक विशेष और है जो बहुत अहम किरदार है, यानी कौन है? सीएम महोदय, मुख्यमंत्री। अभी उनको हमने छोड़ रखा है, आपको सीएम के बारे में अध्ययन करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कहाँ है? सीएम के ऊपर है। और सीएम में ऐसे ही नहीं सिर्फ होगा, ये आप समझिएगा कि उसकी नियुक्ति की बात की जाएगी, कार्यकाल की बात की जाएगी, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की तुलना की जाएगी, मुख्यमंत्री के दायित्व के बारे में चर्चा हम करें, जो मेंस का सवाल है। जैसे मुख्यमंत्री का राज्यपाल के संदर्भ में क्या दायित्व है, विधानमंडल के संदर्भ में क्या दायित्व है, जो हमारा मुख्यमंत्री है इसका मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या दायित्व बनता है, या अन्य जो विषय हैं उन विषयों के संदर्भ में कहाँ तक हमारा मुख्यमंत्री जिम्मेवारी लेता है, जिम्मेदार है, इन सब पर चर्चा करेंगे। जो कि मुख्यमंत्री जो होता है वो भी मेंस में है, इतना जानिएगा। और खासकर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल के संदर्भ में क्या दायित्व बनता है, तो आप बेहोश हो सकते हैं। या आपसे ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या उत्तरदायित्व बनता है, तो भी आप बेहोश हो जाएंगे। आप ऐसे सवालों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। या ये सवाल पूछा जाए आपसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में उपबंधित अनुच्छेदों की चर्चा करते हुए अन्य मंत्रियों से तुलना करते हुए यह बताइए कि राज्यपाल के संदर्भ में वह किन उत्तरदायित्वों के अधीन है। गए भैंस पानी में चली गई, नहीं जाना तो गवा। हाँ भाई, नहीं गया तो गया ना, और जान लिए तो नहीं गया। तो हाँ, राज्य की मंत्रिपरिषद कंप्लीट है। इसमें से हम निकालेंगे सीएम को। तो नेक्स्ट हमारा क्या लेक्चर होगा? सीएम यानी मुख्यमंत्री का, राज्य मुख्यमंत्री। पूरा आनंद लीजिए, एक एक आर्टिकल को समझिए, और तब तक बने रहिए जब तक कि पूरा संविधान का सारा लेक्चर आपको मिल न जाए। धन्यवाद।